मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 पढ़ेंगे और हिंदी 1 में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे भाषा, व्याकरण एवं बोली। भाषा, व्याकरण एवं बोली, जिसमें हम भाषा के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं। क्योंकि हम पहले से ही भाषा के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, तो हम भाषा के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज हम व्याकरण एवं बोली के बारे में पढ़कर समझेंगे। वैसे तो हम पिछली कक्षा से पहले से ही व्याकरण एवं बोली के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं। आज फिर से हम व्याकरण एवं बोली के बारे में पढ़कर समझेंगे कि व्याकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, व्याकरण बोलना क्यों जरूरी है, व्याकरण सीखना क्यों आवश्यक है एवं बोली किस तरह बोली जाती है। तो हम बोली के बारे, व्याकरण के बारे में आज फिर से पढ़कर समझेंगे। तो चलिए हम व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने व पढ़ने के नियमों की जानकारी मिलती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कई लाभ हैं। पहला है, व्याकरण भाषा की रचना और शुद्ध स्वरूप की व्याख्या कराता है। दूसरा, व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। तीसरा, व्याकरण भाषा की शुद्धता को बनाए रखता है। व्याकरण भाषा का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना सिखाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से, कोई भी भाषा हो, उसे शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे व्याकरण के भेद। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, म, ई आदि वर्ण है। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। जैसे व जोड़ घर जोड़ चला जोड़ गया, व घर चला गया। इसी आधार पर व्याकरण 3 भागों में बांटा जाता है। तो पहला है वर्ण विचार। तो वर्ण, हम देखें कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, अ, उ, ई, ये सभी वर्ण कहलाएंगे। तो व्याकरण के भेद में सबसे पहला भेद है वर्ण विचार। इसमें वर्णों की बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार में वर्णों को लिखने की विधि, उनके आकार, भेद और उच्चारण पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के भेद में दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति व प्रयोग आदि के विषय में विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के विभिन्न भेद, रूप, उत्पत्ति किस प्रकार बनती है, उसका प्रयोग किस प्रकार होती है, इस विषय पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, इसमें वाक्य के अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है।
व्याकरण के विभाग यानी कि व्याकरण के अंग में हमने देखा, पहला है वर्ण विचार, शब्द या पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हमने देखा कि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण विचार में वर्णों को लिखने की विधि, उनके आकार, भेद और उच्चारण पर विचार किया जाता है। और दूसरा है शब्द या पद विचार। इसमें शब्द विचार में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, संश्लेषण, विराम चिन्हों आदि के बारे में विचार किया जाता है। तो इसमें हम क्या समझे, वर्ण, तो हमें पता है कि वर्ण क्या है, वर्ण या सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे अ, आ, इ, उ, ये सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसे ना ही हम खंड कर सकते हैं, खंडित नहीं होता है। दूसरा है शब्द या पद विचार। तो एक एक वर्ण को जोड़ने से शब्द का निर्माण होता है। जब हम एक एक शब्द को जोड़ के, एक एक वर्ण को जोड़ के शब्द का निर्माण करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। शब्दों को, एक एक शब्दों को हम जोड़ेंगे तो वाक्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम व्याकरण के अंग में यानी कि विभाग में हम देखें कि 3 भाग है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के बारे में, इसके बारे में हम दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने व्याकरण के बारे पढ़ा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि व्याकरण हमें किस प्रकार से शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए सिखाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। तो उदाहरण हम देखेंगे, जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो यहाँ क्या है, खरगोश को काटकर, खरगोश को काटकर नहीं बल्कि गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये शब्द क्या है, शुद्ध है। क्योंकि खरगोश को काटकर गाजर नहीं खिलाया जाता है, बल्कि गाजर को काटकर खरगोश को खिलाया जाता है, यह शुद्ध है। हम व्याकरण पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो आगे हम अब लिपि देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। तो व्याकरण में हमने क्या पढ़ा कि भाषा, जो भी भाषा है उसको शुद्ध रूप से बोलने, लिखने के ढंग को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से भाषा को, कोई भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए सिखाता है। और लिपि क्या है, भाषा के, जो भाषा हम बोलते हैं उस भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। तो सभी भाषाओं को लिखने का तरीका एक सा नहीं होता। मौखिक भाषा के प्रत्येक स्वर को चिन्हों में परिवर्तित किया जाता है। जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको चिन्ह दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है। जो भी हम मौखिक भाषा को लिखते हैं तो मौखिक भाषा के प्रत्येक स्वर को चिन्हों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसी से भाषा को अस्थायी और शुद्ध बनाए रखा जा सकता है। अस्थायी मतलब एकत्रित करके लिख के रखा जाता है। तो लिखने का, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। मौखिक भाषा के स्वरों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को लिपि कहा जाता है।
तो सभी भाषाओं को लिखने की अपनी अपनी लिपि होती है। तो हमें ये तो पता है कि भाषा अलग अलग है और सभी भाषाओं की लिपि यानी कि लिखने का तरीका भी अलग अलग है। तो हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है और अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी में यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे बांग्ला पंजाबी गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो हम देखते हैं कि हिंदी संस्कृत और नेपाली एक ही लिपि में लिखी होती है और उस लिपि का नाम है देवनागरी। संस्कृत, मराठी, हिंदी, नेपाली ये है देवनागरी लिपि में। तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन और उर्दू फारसी की लिपि है फारसी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और बांग्ला, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लिपि क्या है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं को लिखने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। जो हम बोलते हैं उस भाषा को प्रत्येक स्वर को चिन्हों में बदलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो इसी से भाषा को अस्थायी और शुद्ध बनाए रखा जाता है, इसे लिपि के द्वारा लिखकर। तो मौखिक भाषा के स्वरों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो लिपि के बारे में भी हमें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे जानेंगे राजभाषा के बारे में। लिपि और बोली के बारे में हम समझ चुके हैं। अब राजभाषा क्या है? जब किसी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है तो उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो हमारे भारत देश में 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संविधान में लागू करके मान्यता दी गई और इसे राजभाषा नियुक्त किया गया। इसीलिए हिंदी भाषा को हमारे भारत देश में सरकारी कामकाज में चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राजभाषा क्या है? जब किसी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए यानी करने के लिए किया जाता है उसे हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा घोषित की गई है जो 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। तो राजभाषा भी हमें समझ में आ गई होगी। हम बोली और उपभाषा के बारे में समझेंगे कि बोली और उपभाषा क्या है। तो उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित मतलब छोटे से ही क्षेत्र में बोले जाने वाली को उपभाषा कहते हैं। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। तो उपभाषा क्या है? बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं उसे उपभाषा कहते हैं। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां हैं, परंतु इनका प्रयोग साहित्य रचना के लिए किया जाता है। यानी कि जो साहित्य लिखते हैं उसके लिए ही बस इसका प्रयोग, उपभाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कालांतर में ये उपभाषाएं बन गई। तो उपभाषा किसी भाषा के सीमित यानी कि छोटे से ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र में बोली जाती है उसे उपभाषा कहते हैं। यह विस्तृत यानी बहुत बड़ा क्षेत्र में नहीं बोला जाता है। तो हमने देखा है कि उपभाषा में
ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी तथा मैथिली बोलियां हैं और इसे उपभाषा को पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करते हैं। बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं उसे ही हम उपभाषा कहते हैं। अब आगे देखेंगे बोली क्या है। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में, यानी कि कोई प्रांत के छोटे से क्षेत्र में, कोई भी जिला के छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए कुछ सीमित क्षेत्र के लोग, छोटे से क्षेत्र के लोग केवल मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। ये भाषाएं अविकसित भाषाएं कहलाती है क्योंकि इनके कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, ना ही कोई अपनी लिपि होती है। ऐसी अपूर्ण भाषा को बोली कहा जाता है। यानी कि बोली बोलने के लिए व्याकरण की जरूरत नहीं है और इसका कोई भी शुद्ध रूप नहीं होता है। बस इसे हम बोलचाल की भाषा कहेंगे जो अपने ही सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो बोली क्या है? बोली अपने ही क्षेत्र में, अपने ही क्षेत्र में, कम ही क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में ही अपने द्वारा ही जो भाषा होती है उसको बोली जाती है, तो उसे ही बोली कहते हैं। तो बोली का अपना कुछ व्याकरण या लिपि नहीं होता है। बस इसे अपने विचारों के, बोली को अपने ही विचारों के, जो अपना विचार होता है उसे आदान प्रदान करने के लिए ही अपने ही क्षेत्र में लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये भाषाएं विकसित नहीं होती है, अविकसित भाषाएं कहलाती है क्योंकि इनके कोई भी विशेष नियम नहीं होता है। इसे शुद्ध रूप से बोलने का कुछ नियम नहीं होता है और ना ही अपनी लिपि होती है। इसलिए ऐसी अपूर्ण भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे इसे हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां हैं। तो बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार हम आज व्याकरण, लिपि, बोली, उपभाषा के बारे में पढ़कर समझ चुके हैं। तो आप सभी को जरूर समझ में आ गई होगी।